दिवाली में पूजा अर्चना करके हम लक्ष्मी को प्रसन्न करने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन इस दिवाली हम आपको लक्ष्मी को घर लाने के लिए कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे जिनसे न सिर्फ वो आपके घर आएंगी बल्कि आपके साथ रहेंगी भी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कैसे घर आए लक्ष्मी में, जहां इस दिवाली लक्ष्मी को हम सही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए अपने साथ जिंदगी भर रखने की कोशिश करेंगे। इस शो में मेरे साथ है गौरव मशरूवाला और पंकज मटपाल। आप दोनों का ही स्वागत है। गौरव जी, आपसे अक्सर हम बात करते रहते हैं लक्ष्मी और धन संपत्ति जैसे मुद्दों पर, टॉपिक्स पर। मुझे ये बताइए कि हम कहते हैं कि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है और इसीलिए उनकी पूजा अर्चना करना बहुत जरूरी होता है। हालांकि उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए तो लक्ष्मी आपके पास हमेशा रहेंगी। लेकिन क्या वाकई लक्ष्मी चंचल होती है? नहीं, हम चंचल है। हम इतने चंचल है और इतने अभिमानी है कि हम ये दोष भी लक्ष्मी जी पे डाल देते हैं। एक कॉन्सेप्ट है शास्त्रों में, लक्ष्मी अनपगामिनी। किस तरह की लक्ष्मी? जिन एक दफे आपके घर पे आए तो उनके पैर, मतलब ये संस्कृत है, न रहे, मतलब आपके वहां आके हमेशा रहे। लेकिन ऐसी लक्ष्मी कब आएगी? लक्ष्मी शादीशुदा है। अगर उनके पति विष्णु, जो गॉड ऑफ एथिक्स है, उनके साथ लक्ष्मी अगर आपके घर में आए तो वो कभी नहीं जाएंगे। और इसका मतलब ये कि एथिकली कमाई हुई लक्ष्मी, नीतिमत्ता से कमाई हुई लक्ष्मी, दूसरों के साथ बांटी हुई लक्ष्मी, मतलब शेयर विद कम्युनिटी, एंड जब भी उसके बचत करने की बात आए तो एक बुजुर्ग की तरह, एक मैच्योर्ड इंसान की तरह, उस तरह आप करेंगे तो आपके वहां अनपगामिनी लक्ष्मी आएगी जो आने के बाद कभी ना जाए। बिल्कुल, यानी लक्ष्मी को संभालने के लिए आपको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, जिसके लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। पंकज जी, इस दिवाली प्लानिंग का महत्व क्या है? अगर हम ये कहना चाहें कि नए साल की शुरुआत होती है और हिंदुओं का नया साल शुरू हो जाता है, तो ऐसे में किस तरह की प्लानिंग करें ताकि साल भर लक्ष्मी आपके साथ बनी रहे? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपना बजट जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या है, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और इनकम कम होती है। अब जो लक्ष्मी आई है जिसकी आप बात कर रहे हो, वो रुकेगी तभी जब आपको पता होगा कि खर्च कितना करना है और लिमिटेड हो, आपकी इनकम से बाहर ना जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि शुरुआत हमेशा अपना बजट जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए कि आपके खर्चे आपके इनकम से बाहर नहीं निकलने चाहिए, जो अक्सर आजकल हो गया है, बहुत आसान हो गया है। ये क्रेडिट कार्ड की दुनिया में और लोन इतने इजीली अवेलेबल होते हैं कि खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और जो इनकम है बाद में वो अपना ब्याज के रूप में चुकाते चुकाते शायद खर्चे और बढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए पहली शुरुआत वहां से होनी चाहिए। और दूसरी बात फिर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भविष्य में जो जरूरतें पड़ने वाली हैं, उन जरूरतों के लिए कितना पैसा मुझे निवेश करना है। और जब आपको पता होगा तभी पैसा बचाएंगे और तभी जो हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी, वो आपके पास रहेगी। गौरव जी, मुझे ये बताइए कि प्लानिंग पर हमने बात कर ली है। प्लानिंग करके आप लक्ष्मी को वे दे सकते हैं, तरीका दे सकते हैं जिसके जरिए आपके तमाम आर्थिक लक्ष्य आप पूरे कर सके। सही निवेश आपको करना चाहिए जिसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये समझाइए कि जब हम इस तरह की प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए कितना समय हमें देना चाहिए और किस तरह का आकलन करना चाहिए जहां तक हमारे आर्थिक लक्ष्यों की बात है? देखिए, ये जो आपने बात की आर्थिक लक्ष्यों की बहुत जरूरी है, लेकिन क्या होता है, हम इकोनॉमिक डेटा देखते हैं, खुद का इकोनॉमिक डेटा नहीं देखते। खुद के इकोनॉमिक डेटा कौन सा है? जीडीपी। जीडीपी कंट्री का नहीं, खुद का जीडीपी। गोल्स एंड ड्रीम्स प्लान। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं बाहर के कंपनी के सीईओ क्या है, खुद के सीईओ देखो, कंटेंजेंसी एंड इमरजेंसी ऑप्शन। हम देखते हैं आईआईपी के आंकड़े, लेकिन हमारा इनकम और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कहाँ है? ये सब की ओर हम ध्यान देखते हैं, बाहर के देखते हैं। जैसे पंकज जी ने बात की कि कर्ज ले लेते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं, तो ईएमआई बंद करके ईएमआई चालू करो। कौन सा ईएमआई बंद करो? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ताकि पूरी लोन भरपाई हो, जल्दी भरपाई करके वो ईएमआई बंद करो और जो ईएमआई बच गया उसमें से ईएमआई चालू करो। इक्विटी मंथली इन्वेस्टमेंट। अगर ये आप खुद के इकोनॉमिक डेटा देखेंगे तो आप में आपके वहां लक्ष्मी टिकेगी, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बढ़िया होगी और आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दिक्कत यह है कि हम इकोनॉमी के आंकड़े देखते हैं, बाहर के आंकड़े देखते हैं, खुद के आंकड़े की ओर ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल, खुद के आंकड़ों की बात करें पंकज जी, तो यहाँ पर सबसे पहला फेलियर होता है हमारा बजट, जिसको हम कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। आपका किचन का बजट, आपके घर का बजट, आपके लाइफस्टाइल का बजट, ये सबसे पहली चीज होती है जो आपको ठीक कर लेनी चाहिए इस दिवाली। बिल्कुल सही बात है, आपका बजट। क्योंकि हम, बल्कि अभी आप देखेंगे जब देश का बजट आता है तो सब लोग एडवाइजर हो जाते हैं कि नहीं, ये बजट सही नहीं था, इसमें ये होना चाहिए था। रखते हैं, देखते हैं कि पूरी हुई या नहीं हुई है।
लेकिन ये नहीं देखते हैं जो अपना खुद का घरेलू बजट है वो बराबर है कि नहीं है, अपने खुद के खर्चे शायद कंट्रोल में नहीं है। और एक ये जरूरी और भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि अब आपके पास पैसा आसानी से उपलब्ध है, खुद के इनकम नहीं है तो भी 0% EMI, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग में जो फैसिलिटीज हैं, बहुत इजी है पैसा खर्च करना। तो ऐसे में बहुत जरूरी है आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे जब पता होगा कि आपको इससे ज्यादा खर्च नहीं करना है, अदरवाइज कल को प्रॉब्लम होने वाली है। तो चाहे वो घरेलू बजट कोई भी चीज हो, चाहे किचन की बात कर रहे हो या लाइफस्टाइल हो या आपको गिफ्ट ही देने हो, मैं तो ये भी बोलूंगा उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में अभी इतना आसान हो गया है कि आपका जो गिफ्ट देने का बजट था वो भी बढ़ गया है। तो इसके लिए आपको देखना चाहिए कि आप कितना पैसा आप इसको संभाल सकते हो, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो, उस हिसाब से ही आपको प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल गौरव जी, हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की, अपने खर्चे कंट्रोल में करने की, लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी है कि आपको अपने पैसों को एंजॉय करना चाहिए। लक्ष्मी को भी आप थोड़ा खर्च करेंगे तो वो आपके पास वापस आएंगी, शायद आपके पास हमेशा के लिए रहेंगी भी। अपने पैसों को मैं एंजॉय कैसे करूं प्लानिंग के साथ साथ? देखिए, इसमें ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जब आप एक पैसे खर्च करते हैं तो एक बच्चे की तरह, जो एक बच्चा खिलौना खेलता है तो पूरा उसमें व्यस्त रहता है, उसका ध्यान कहीं नहीं रहता। उसी तरह जब आप पैसे का खर्च करते हैं तो वो तो एंजॉय कीजिए। हम लोग अगर कहीं बड़ी गाड़ी ले ली, अच्छा लगता है, गाड़ी में घूमने गए, फिर बाजू वाले की गाड़ी देखी, उसका मॉडल नया है कि पुराना, अगर उसका मॉडल नया है तो हमारा सब आनंद चला गया, उसका पुराना अच्छा। तो फिर ईगो, अगर आप में खर्च करने के बाद कहीं पे ईगो, कहीं पे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कहीं पे कंपैरिजन आ गई, जिस दिन कंपैरिजन आ गई उस दिन आपको खर्च से भी आनंद नहीं मिलेगा। तो उससे दूर रहे, खर्च करे, कर्ज लेके खर्च ना करे। क्योंकि फिर तो क्या होगा कि आज खर्च कर लिया और पूरे साल तक वो खर्च भुगतते रहोगे। तो ऐसे लोन लेके, कर्ज लेके खर्च ना करे, खर्च करे लेकिन जब करे तो उसका पूरा आनंद उठाए, लुफ्त उठाए। ऐसा नहीं कि फिर से मन भटकने लगे, फिर तो खर्च का भी फायदा नहीं होता। ऐसे में पंकज जी, मुझे कई सवाल हमारे जो युवा दर्शक हैं वो पूछते हैं कि हमें पहली सैलरी मिली है, हमें कैसे अपने आर्थिक लक्ष्यों को आंकना चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। इस दिवाली शुभ अवसर है, खरीदारी तो आप सब कर ही रहे होंगे, लेकिन साथ ही क्यों ना शुभ निवेश से भी शुरुआत की जाए। क्या टिप्स देंगे आप खासतौर से युवा दर्शकों को? देखिए, एक चीज तो यह है, बिल्कुल जब युवा होते हैं कई बार बहुत सारी बातें क्लियर नहीं होती हैं। जब आपके ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, बच्चे होते हैं, तो पता होता है कि कब एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, कब शादी की जरूरत पड़ेगी। बट ऐसा हो सकता है कि उस वक्त आपके ये सेट नहीं हो। बट एक चीज तो फिक्स है, रिटायरमेंट प्लानिंग। बिल्कुल। तो मैं तो ये बोलूंगा, जैसे ही जॉब लगती है पहली सैलरी से ही रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको और कुछ डिसाइडेड नहीं है तो भी एटलीस्ट, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आज भी बहुत कम है, रिटेल निवेशक जो हैं बहुत कम है, तो कम से कम आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए, चाहे 1000 रुपए से शुरुआत करें, 2000 से शुरुआत करें, आप इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करें। तो और इन दोनों को अगर साथ में मिला दें, क्योंकि रिटायरमेंट आपका बहुत लॉन्ग टर्म का गोल है और उसके लिए आप इक्विटी में SIP के जरिए स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। अब तीसरी बात एक और होती है, टैक्स प्लानिंग। क्योंकि ये हमेशा यंग जनरेशन जॉब ज्वाइन करती है तो टैक्स के लिए तो सोचती ही है। अब टैक्स प्लानिंग के लिए भी अगर हम ये करें कि रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो और आपका इक्विटी में निवेश भी हो, तो आप ELSS जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है उसमें SIP करें, तो आपके तीनों चीजें हो जाएंगी, टैक्स प्लानिंग भी होगी, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी होगी और इक्विटी के जो बेनिफिट मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो टिप्स हम आपको दे रहे हैं कि युवा दर्शक ही नहीं, वो तमाम दर्शक जिन्होंने अभी तक अपने निवेश की शुरुआत नहीं की है और दिवाली पर करने की सोच रहे हैं, शायद ये शो देखने के बाद आप सोचे, तो ये आपके लिए भी लागू है, ये टिप्स आपके लिए भी है। लेकिन फिलहाल रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद समझेंगे गौरव जी से कि दिवाली के जो 5 दिन होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या क्या निवेश अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, क्या क्या होता है शुभ निवेश इन 5 दिन, वो जानेंगे इनसे। साथ ही पंकज जी से पूछेंगे कि इतने गोल्स उन्होंने बताए हैं हमें, उनके लिए निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो कैसे
कैसे घर आए लक्ष्मी। जी हाँ, आज हम आपको इसी खास पेशकश के जरिए ये बता रहे हैं कि कैसे न सिर्फ साल भर बल्कि जिंदगी भर लक्ष्मी आपके पास रहे। मेरे साथ बने हुए हैं गौरव मशरूवाला और पंकज मटपाल। गौरव जी, आगे बढ़ते हैं और दिवाली के 5 दिनों का महत्व क्या क्या है, और ऐसे में अगर मुझे निवेश करना हो तो किस तरह का निवेश करना चाहिए ताकि आगे उसका फल मुझे बेहतर मिले। देखिए, सबसे पहले है वाक बारस। एक्चुअली वाक चातुर्य, वाणी, वाक बारस। उस दिन सरस्वती की पूजा होती है। विजडम, तो पैसे के लिए विजडम होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, फैमिली के साथ भी ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पैसे आ गए तो उससे संपत्ति क्रिएट नहीं होगी। उसके लिए बराबर जानकारी, कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं करना, रैंडम नहीं करना। अगर निवेश करना भी है तो ये कौन रेगुलेट करता है? सेबी, IRDA, PFRDA, RBI। अगर ये निवेश नहीं करते तो आप ना करें। उसके बाद में दूसरा दिन जो है धनतेरस। एक्चुअली ये धन्वंतरी तिरोदशी, धन्वंतरी ये ऋषि मुनि थे जिन्होंने हमें यमराज के सामने आयुर्वेद दिया ताकि हम मृत्यु से लड़ पाए। तो उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। तो उस दिन हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, ये सब की जरूरत है। तो पहले जानकारी, फिर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फिर जो काली चौदश है उसके भी अलग अलग मीनिंग है। लेकिन उस दिन एक ऐसा है कि कृष्ण भगवान ने राक्षस का नाश किया और कई सारी महिलाओं को आजादी दिलाई। लेकिन उसमें 2 चीजें, एक तो महिलाओं को भी इनकी जानकारी देनी जरूरी है तो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, और राक्षस जो हमारे मन में अहंकार है, जो ईर्ष्या है, जो ईगो है, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको हटाए तो ही हम संपत्ति का आनंद उठा पाएंगे। उसके बाद में लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी जी की पूजा, लेकिन पूरे फैमिली के साथ बैठकर, ताकि पूरे फैमिली और दोस्तों को पता चले कि लक्ष्मी कहाँ से आई, सामने के दरवाजे से आए, पिछले दरवाजे से चोरी कोई हुई लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी जी हमारे घर में आए तो रूमझुम करते आए, त्योहार मनाते हुए आए। लक्ष्मी जी को त्योहार के साथ रखा गया है और उसी दिन लोगों के साथ बांटे भी। और फिर जो नया साल है उस दिन व्यापारी जो लोग हैं वो अपने ऑफिस में आके पूजा क्यों करते हैं कि संपत्ति सिर्फ खुद के लिए नहीं, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, हमारे जो एम्प्लॉइज है, हमारे कस्टमर है, हमारे वेंडर्स है और हम खुद सभी के साथ। इसके लिए वहां पे जो पूजा होती है वो लक्ष्मी जी सबके साथ बांट के, वो शेखर सेन ने बहुत ही बढ़िया कहा था, खुद की कमाई खुद खाना ये आदमी की प्रकृति है, दूसरों की कमाई छीन के खाना ये आदमी की विकृति है, लेकिन खुद की कमाई सबके साथ बांट के खाना ये हमारी संस्कृति है। बिल्कुल। पंकज जी, यहाँ पे कौन से दिन क्या निवेश करना चाहिए वो तो हमने समझ लिया है, लेकिन अब क्योंकि हमारे बहुत सारे आर्थिक लक्ष्य होते हैं, आप ही ने कहा कि शुरुआत रिटायरमेंट से करनी चाहिए, ऐसे में हम कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, शुरुआत करनी हो तो किस तरह की अलग अलग तरह की निवेश रणनीति मुझे अपनानी चाहिए अपने अलग अलग लक्ष्यों के लिए? देखिए, एक तो ये है कि आपको गोल पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे कंटिजेंसी प्लानिंग है या कुछ फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्लानिंग है या रिटायरमेंट की प्लानिंग है, वो मालूम होगा तो आपको ये पता होगा कि कितने पैसे की जरूरत है, कितना टाइम आपके पास है। दूसरी बात है एसेट एलोकेशन, जो एक सक्सेस मंत्रा है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, जहां से आपको तरक्की मिली होगी, आपको सक्सेस मिलेगी। वो जरूरी है कि एसेट एलोकेशन हो आपके पोर्टफोलियो में। इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर जैसे कमोडिटी और रियल एस्टेट, इस तरह के सभी एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये जरूरी है कि आप गोल सेट करें। फिर जहां पर आपको पता है कि लॉन्ग टर्म गोल है, वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको मालूम है कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा होने की उम्मीद होती है, और हमेशा हिस्टोरिकली देखा है कि लंबी अवधि में इक्विटी से फायदा बहुत ज्यादा हुआ है। तो अब लॉन्ग टर्म में इक्विटी में निवेश ज्यादा करें। जहां बहुत शॉर्ट टर्म है वहां पर आप डेट में निवेश करें, क्योंकि इक्विटी शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होती है। रियल एस्टेट, ये आपके लिए पहली बात है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि निवेश के लिए रियल एस्टेट में बहुत फायदा है, बट ये भूल जाते हैं कि खुद का पैसा अगर निवेश करना है तो बहुत पैसा चाहिए। बिल्कुल। अब उतना पैसा नहीं होता है तो फिर लोन लेते हैं और लोन लेके फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें आपको क्या होता है कि एक तो लोन लेके आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और फिर कितना पैसा आप अर्न कर रहे हो, शायद फिर बहुत फायदा नहीं होगा। तो घर लेने के लिए, रहने के लिए घर होना बहुत जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में जब आपके पास इक्विटी, डेट, बॉन्ड, डिबेंचर ये आपके पोर्टफोलियो में हो और बहुत पैसा आपके पास हो, तभी उसके बारे में सोचें। तो पहले गोल पता होगा तो ये मालूम चल जाएगा। फिर उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि इक्विटी में हमें शेयर मार्केट में डायरेक्ट जाना है। हम हमेशा बात करते ही रहते हैं कि म्यूचुअल फंड में सारे विकल्प आपके पास हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड फंड है, डेट फंड में आपके पास इनकम फंड है, बॉन्ड फंड्स हैं, और
डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उनका सहारा लेकर आप अपना एसेट एलोकेशन कीजिए प्रॉपरली, ताकि आपका जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें बरकत हो। बिल्कुल, तो कई सारे निवेश के विकल्प हैं आपके सामने, लेकिन इसमें से भी कौन सा गुड इन्वेस्टमेंट है, कौन सी बैड इन्वेस्टमेंट है, और साथ ही लक्ष्मी और जोखिम का क्या रिलेशन है, ये सब जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो कैसे लक्ष्मी आपके घर आ सकती है इस दिवाली, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा, और हम पहुंच गए हैं शो के आखिरी पड़ाव पर, जहां पे हम जानना चाहेंगे गौरव जी से कि जोखिम और लक्ष्मी के बीच में संबंध क्या है। अगर लक्ष्मी है तो जोखिम कहीं भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर आपने नीतिमत्ता से लक्ष्मी जी कमाए हैं तो देखिए, लक्ष्मी को माँ का स्वरूप क्यों दिया गया है? क्योंकि माँ बेटे को संभालती है, बेटी को संभालती है, और अगर आप उनमें विश्वास करो तो फिर जोखिम कहीं भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमें भगवान पे भरोसा नहीं। हम भगवान से डीलिंग करते हैं, मेरा इतना काम कर दो, फिर 12 सोमवार। कभी ऐसा कहा कि 4 सोमवार अभी बाकी काम करने के बाद में 8 सोमवार, एडवांस भी नहीं देते। जिस दिन भगवान पे हम भरोसा कर लिया, लक्ष्मी जी का स्वरूप इसलिए दिया गया है कि हम नीतिमत्ता से कमाएं, समाज के साथ बांटे, और हम बुजुर्ग के, जो मैंने आगे कहा, फिर जोखिम की बात नहीं आती। जोखिम कब आता है? जब हमारे गोल्स को और इन्वेस्टमेंट को लिंक नहीं किया गया। तो लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए डेट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी कर देते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी मिसमैच आ जाता है। मुझे 6 महीने बाद बेटी की पढ़ाई के लिए शादी चाहिए, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट कर दिया, तो वहां पर जोखिम आता है। तो जोखिम इसलिए आता है क्योंकि जो पंकज जी पहले से कर है, बराबर प्लानिंग नहीं किया। जिस दिन बराबर प्लानिंग करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, अगर इमरजेंसी फंड है, इंश्योरेंस है, लोन की भरपाई कर दी है और फिर निवेश करते हैं, तो जोखिम काफी कम हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में पंकज जी, हमने बात कर ली कि आपको निवेश पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, लेकिन वो कौन कौन से निवेश हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जिसमें हम अगर निवेश करते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट जोखिम की तरफ बढ़ जाते हैं? देखिए, एक तो यह है कि जो अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे सेविंग स्कीम या फिक्स डिपॉजिट भी आते हैं जिनके एजेंट आपके पास आते हैं और शायद मंथली कलेक्शन या वीकली कलेक्शन करके लेके जाते हैं, लेकिन वो स्कीम रेगुलेटेड नहीं है। तो वैसी स्कीम में आप ना फंसे। शुरुआत में हो सकता है पैसा वापस मिल भी जाए, लेकिन बाद में चलकर वो स्कीम हमेशा फ्लॉप होती है, क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है, तो उसमें किसी का कुछ भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो रेगुलेटेड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि इंश्योरेंस है, वो रेगुलेटेड है, लेकिन इंश्योरेंस को आप रिस्क कवर करने के लिए खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन निवेश के लिहाज से उसमें आप ना जाएं, क्योंकि ना आपका इंश्योरेंस का जो पर्पज है वो सॉल्व होगा और ना ही उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट में बहुत फायदा होगा। तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि जहां पर आप निवेश कर रहे हैं वो सच में निवेश करके आपको इतना फायदा दे कि आपका जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई बढ़ रही है और जो टैक्स कट रहा है, उस सबको एडजस्ट करने के बाद भी आपका पैसा बढ़े। नहीं तो समय के साथ आपको लगेगा कि मेरे 100 रुपए 110 रुपए हो गए हैं, लेकिन पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और आप जो चीज आज 100 रुपए में खरीद सकते हो, भविष्य में वो 110 में भी नहीं मिलेगी। तो आपका पैसा टैक्स पे करने के बाद भी महंगाई से ज्यादा बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप जो पहला कदम आपने बताया कि अपने लक्ष्यों को आंक लेना चाहिए, उसके बाद आपको एक समय निर्धारित कर देना चाहिए। इतना प्लान वर्क करके क्या हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी हमारे पास हमेशा रहेगी? अगर नीतिमत्ता से कमाई हुई है और भगवान पे भरोसा है तो लक्ष्मी हमेशा रहेगी। अगर भगवान पे भरोसा नहीं है तो कितना भी पैसा आ जाएगा, मन में एंजाइटी है ही है तो फिर तो कुछ भी कर ले नहीं जाएगी। तो भगवान पे भरोसा करे। अगर एथिकली कमाई है, वो जब जैसे कहा गया था ना, जब दंत न थे तब दूध दियो, अब दंत दिए तो अन्न न दे। जब दंत नहीं था तो माँ का दूध दिया, अभी दांत दिए हुए है तो अन्न देगा, उनका विश्वास तो करो। हम विश्वास नहीं करते, वहीं पे प्रॉब्लम है। बिल्कुल, और इस विश्वास के लिए हमें सही निवेश करना चाहिए, सही निवेश विकल्प के बारे में जानकारी हमारे पास होनी बहुत जरूरी है पंकज जी। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि लोग जोखिम नहीं उठाते हैं और टैक्स प्लानिंग के लिहाज से निवेश करते रहते हैं, जिससे कि वो फायदा भी नहीं उठा पाते बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव का। ये जो अप्रोच है, ये कितनी सही है? कविता, जो लोग बोलते हैं जोखिम नहीं उठाते हैं, एक्चुअली वो ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में अगर बहुत ज्यादा रिस्क फ्री असेट्स हैं, इसका मतलब भविष्य में जब आपको पैसे की जरूरत होगी, शायद उस वक्त उतना पैसा अवेलेबल नहीं होगा, तो वो जोखिम बहुत बड़ा है। अगर रिटायरमेंट के वक्त पैसा नहीं है आपके पास, तब कहां जाएंगे? तो इसके लिए ये कहना कि जोखिम नहीं है, शायद आपको लगता है कि आप मार्केट की वॉलेटिलिटी से डर रहे हैं, लेकिन शायद बड़ा जोखिम हो सकता है।
बिल्कुल, और यहाँ पर हम समाप्त करते हैं हमारी ये खास पेशकश। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस शो पर आने के लिए। तो दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं के साथ हम आपको यही बोलना चाहते हैं कि नीतिमत्ता से कमाई गई लक्ष्मी को अगर आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए निवेश करते हैं तो सुख, समृद्धि और संपत्ति आपके पास जरूर आएगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।